हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सेकंड लाइफ रैंकर फ्रॉम चैप्टर 1 to 20। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहानी की शुरुआत होती है एक गहरे सन्नाटे और एक बड़ी खबर से। हमारा हीरो है चा ह्यून वू, एक ऐसा इंसान जो अपनी दुनिया, अपना देश, सब कुछ पीछे छोड़कर अफ्रीका में एक सैनिक की तरह जी रहा है। उसके लिए अब दुनिया में कोई अपना नहीं बचा। ऐसा वो इसलिए सोचता है क्योंकि 5 साल पहले उसका छोटा भाई अचानक कहीं गायब हो गया था और उसकी माँ, जो पहले से बीमार थीं, अपने उस खोए हुए बेटे को ढूंढते ढूंढते ही 3 साल पहले चल बसीं। एक दिन 5 साल के लंबे इंतजार के बाद ह्यून वू को अपने भाई की खबर मिलती है, लेकिन वो खबर उसकी मौत की होती है। जब उसे अपने भाई का आखिरी बचा हुआ सामान मिलता है तो उसमें एक पुरानी, साधारण सी दिखने वाली पॉकेट वॉच होती है। ये कोई मामूली घड़ी नहीं थी, ये उनके भाईचारे की एक निशानी थी, एक तोहफा जो ह्यून वू ने सालों पहले अपने भाई को दिया था। और फिर एक ऐसा पल आता है जो ह्यून वू की पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। वो टूटी हुई बंद पड़ी घड़ी अचानक टिक टिक करके चलने लगती है और उसमें से उसके छोटे भाई की रिकॉर्ड की हुई आवाज आने लगती है। ये एक ऑडियो डायरी थी, उसकी आखिरी कहानी। उस डायरी से एक दिल दहला देने वाला सच सामने आता है। उसका छोटा भाई अपनी बीमार मां को बचाने के लिए एक चमत्कारी दवा एलिक्सिर की तलाश में निकला था। उसे एक रहस्यमयी मैसेज के जरिए एक दूसरी दुनिया के बारे में पता चला, एक ऐसी दुनिया जहां ओबेलिस्क नाम का एक विशाल टावर था और कहा जाता था कि जो भी उस टावर की चोटी पर पहुंच जाएगा, उसकी कोई भी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। वो उस जादुई दुनिया में पहुंच गया जहां एल्व्स, ड्रैगन्स और ना जाने कैसे कैसे जीव थे। वहां उसने आर्टिया नाम की एक बहुत मजबूत टीम बनाई और टावर पर चढ़ाई शुरू की। वो और उसकी टीम बहुत शक्तिशाली बन गए, लेकिन जहां शोहरत होती है वहां धोखा भी होता है। उनकी दुश्मनी दूसरी ताकतों से हुई, जंग छिड़ी और फिर उसकी अपनी ही टीम में गद्दारी हुई। लेकिन सबसे बड़ा और दर्दनाक धोखा उससे उस इंसान से मिला जिससे वो प्यार करता था। उसी ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा। धीरे धीरे उसकी टीम बिखर गई, दोस्त दुश्मन बन गए और वो अकेला पड़ गया। अपने आखिरी दिनों में जब उसका शरीर खत्म हो रहा था, उसने किसी तरह वो चमत्कारी दवा हासिल तो कर ली, पर वो दुश्मनों से इस कदर घिरा था कि उसे अपनी मां तक पहुंचा ही नहीं सका। मरते वक्त उसे एहसास हुआ कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान था जो हमेशा उसका भला चाहता था, उसका बड़ा भाई ह्यून वू। जैसे ही घड़ी में भाई की आवाज खामोश होती है, एक नई शुरुआत होती है। एक मशीनी आवाज गूंजती है, उत्तराधिकार शुरू हो रहा है। अचानक ह्यूनवू को महसूस होता है कि उसके भाई की सारी शक्तियां, उसकी सारी काबिलियत उसके शरीर में समा रही हैं। एक वीडियो गेम की तरह उसकी आंखों के सामने एक स्टेटस स्क्रीन खुल जाती है जो उसकी नई ताकतों को दिखाती है। अब ह्यूनवू को पूरी कहानी समझ आ चुकी थी। उसके भाई के साथ क्या हुआ, उसे किसने मारा और उसे धोखा किसने दिया। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि बदला लेने की आग थी। उसने ठान लिया कि वो उसी दुनिया में जाएगा और अपने भाई के दुश्मनों को उन्हीं के बनाए नियमों से सजा देगा। और यहीं से शुरू होती है एक रैंकर के दूसरे जीवन की कहानी। तो अब ह्यूनवू के पास उसके भाई की शक्तियां आ चुकी हैं। वो अपनी आंखों के सामने खुली स्टेटस विंडो को देखता है, जो बिल्कुल किसी वीडियो गेम की तरह लग रही है। वो अपनी नई मिली शक्तियों को समझने की कोशिश करता है। पहली है कोल्ड ब्लडेड नेचर, जिसका मतलब है कि वो किसी भी हालत में अपना दिमागी संतुलन नहीं खोएगा और उसका दिमाग हमेशा तेजी से काम करेगा। दूसरी है ड्रैगन आइज, एक ऐसी नज़र जो चीज़ों के आर पार देख सकती है और सच्चाई का पता लगा सकती है। ये उसे उसके भाई से मिली है, जिसने टावर के 10वें फ्लोर पर एक पुराने ड्रैगन से संधि की थी। और भी कुछ छोटी मोटी शक्तियां हैं, लेकिन ह्यूनवू समझ जाता है कि ये सभी काफ़ी नहीं हैं, उसे और मजबूत बनना होगा। अपने भाई का बदला लेने का इरादा पक्का हो चुका था। वो अपनी पुरानी दुनिया से सारे रिश्ते नाते तोड़ने लगता है। वो अपना घर बेच देता है, अपनी सैनिक की वर्दी और सारा पुराना सामान जला देता है और बस एक नया बैकपैक तैयार करता है। उसमें कुछ कपड़े, खाने पीने का सामान और कुछ चाकू रखता है, ठीक वैसे ही जैसे वो सेना में इस्तेमाल करता था। एक सैनिक होने के नाते उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। वो सोचता है कि बंदूकें या विस्फोटक ले जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि दूसरी दुनिया में गोलियां कहाँ से लाएगा। पूरी तैयारी के बाद वो उस दुनिया में जाने का फैसला करता है। वो जानता है कि वो खेल में थोड़ा देर से शामिल हो रहा है, लेकिन अपने भाई की डायरी से उसे ये भी पता है कि देर से आने वालों को कुछ फायदे भी मिलते हैं, कुछ हिडन पीस या छिपे हुए राज जिन्हें वो इस्तेमाल कर सकता है। वो मन में ठान लेता है, आज से उन लोगों को पता चलेगा कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। और फिर वो उस दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है।
ये जगह बिल्कुल वैसी ही है जैसी उसके भाई ने अपनी डायरी में बताई थी। ये टावर का ट्यूटोरियल एरिया है, एक तरह की प्रवेश परीक्षा। टावर पर चढ़ने की योग्यता साबित करने के लिए हर खिलाड़ी को इसे पास करना होता है। वो अपने चेहरे पर एक मास्क लगा लेता है ताकि कोई उसे पहचान न सके, और मन में अपने भाई को याद करते हुए कहता है, बस थोड़ा इंतजार करो, मैं जल्द ही वहां पहुंचूंगा। वो अपनी पहचान चा ह्यूनवू नहीं बल्कि चा जंगबू बताता है, अपने भाई के नाम से। जैसे ही वो ट्यूटोरियल में कदम रखता है, उसका सामना एक अजीब से दिखने वाले मैनेजर से होता है, जो खुद को फ्लोर जीरो का गाइड बताता है। वो मैनेजर मजाकिया और रहस्यमयी है और ह्यूनवू के मास्क पहनने पर चुटकी लेता है। वो ह्यूनवू को ट्यूटोरियल के नियम समझाता है। ये 7 हिस्सों या ब्लॉक्स में ए से जी तक बटा हुआ है। हर ब्लॉक में अलग अलग मुश्किलें हैं और इसे पूरा करने के लिए कुल 30 दिन का समय मिलेगा। स्कोर इस बात पर निर्भर करेगा कि आप इन मुश्किलों को कैसे और कितनी जल्दी पार करते हैं। जितना ज्यादा स्कोर उतने बेहतर इनाम। ह्यूनवू, जो पहले से ही अपने भाई की डायरी से सब कुछ जानता है, बहुत चतुराई से सवाल पूछता है। वो मैनेजर से पूछता है कि अगर कोई अकेले खेले तो क्या होगा। मैनेजर मुस्कुराते हुए इशारा करता है कि जो अकेले खेलते हैं और कामयाब होते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। वो ये भी बताता है कि ह्यूनवू जैसे खिलाड़ी या तो घमंड में मारे जाते हैं या फिर एक मिसाल बन जाते हैं। ह्यूनवू कहता है कि वो तैयार है, और इसी के साथ उसका ट्रायल शुरू हो जाता है। उसे ब्लॉक ए में भेजा जाता है, जिसका मिशन है, इस ब्लॉक के सभी जालों को नष्ट करो या इनसे बचकर निकलो। उसके भाई की डायरी में लिखा था कि ब्लॉक ए जालों से भरा है, लेकिन ये नहीं बताया था कि जाल कहां और कैसे काम करते हैं। और तभी जैसे ही वो पहला कदम रखता है, दीवारों से लोहे की तीर उसकी तरफ तेजी से आने लगते हैं। असली परीक्षा अब शुरू हो चुकी थी। तो हमारा हीरो चा योन वू अब ब्लॉक ए के अंदर है और चारों तरफ से उस पर तीरों की बारिश हो रही है। पहला ही तीर उसे आके लगता है और दर्द ऐसा होता है कि कोई भी आम इंसान वहीं ढेर हो जाए। लेकिन यहीं पर उसकी कोल्ड ब्लडेड वाली शक्ति काम आती है। भयानक दर्द के बावजूद उसका दिमाग एकदम शांत रहता है और वो फौरन समझ जाता है कि ये जगह कोई मजाक नहीं है। आग के गोलों और अलग अलग जालों से वो घायल होता रहता है, पर हर बार दर्द सहने के बाद उसका शरीर उस दर्द का आगी होता जाता है और उसकी सहन शक्ति बढ़ने लगती है। एक सैनिक होने के नाते योनवू सिर्फ मार खाता नहीं रहता, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। वो नोटिस करता है कि ये हमले अचानक नहीं हो रहे, इनके पीछे एक पैटर्न है, एक तय समय है। अंधेरे में तीरों को देखना नामुमकिन है, इसलिए वो अपनी हाइटेंड सेंसेस यानी बढ़ी हुई इंद्रियों का इस्तेमाल करता है। वो अपनी सुनने की शक्ति पर ध्यान लगाता है और जल्द ही उसे वो हल्की सी आवाज सुनाई देने लगती है जो जाल के चलने से ठीक पहले आती है। और बस यहीं से पूरा खेल पलट जाता है। अब वो अंधाधुंध हमलों का शिकार नहीं था, बल्कि वो हमलों को अपनी मर्जी से नचा रहा था। उसे पता चल गया था कि तीरों को देखकर उनसे कैसे निपटना है। और तभी उसे एक छिपा हुआ राज पता चलता है, एक ऐसा राज जो सिर्फ सबसे होशियार खिलाड़ी ही समझ सकते हैं। उसे पता चलता है कि अलग अलग रंग के तीरों से अलग अलग तरीके से निपटने पर उसकी शक्तियां बढ़ती हैं। अगर वो नीले तीर से बचकर निकलता है तो उसकी फुर्ती यानी एजिलिटी बढ़ती है। अगर वो लाल तीर को अपने चाकू से रोकता है तो उसकी ताकत यानी स्ट्रेंथ बढ़ती है। और अगर वो पीले तीर का वार जानबूझ के अपने शरीर पर लेता है तो उसकी सहन शक्ति यानी स्टैमिना बढ़ती है। अब वो खतरनाक कमरा उसके लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड बन चुका था। वो जानबूझ के तीरों का सामना करता, कभी बचता, कभी रोकता और कभी जानबूझ के चोट खाता, और देखते ही देखते उसकी ताकत, फुर्ती और सहन शक्ति आसमान छूने लगती हैं। ऊपर बैठा हुआ मैनेजर भी उसे देखकर हैरान था। वो समझ गया था कि ये लड़का कोई आम खिलाड़ी नहीं है। पूरा एक दिन इस तरह ट्रेनिंग करने के बाद योनवू ब्लॉक ए के अंत में पहुंचता है, जो एक सुरक्षित जगह थी। वहां पहुंचते ही उसके सारे घाव भर जाते हैं। वो बुरी तरह थक चुका था, लेकिन अब वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर था। जैसे ही वो सांस लेने के लिए बैठता है, अचानक उसके बगल में एक अजीब सा बौने जैसा दिखने वाला व्यापारी प्रकट होता है। योनवू चौंक जाता है, क्योंकि अपनी बढ़ी हुई इंद्रियों के बावजूद उसे उस व्यापारी के आने की भनक तक नहीं लगी। वो व्यापारी अपना नाम ए बताता है और कहता है कि वो इस दुनिया में कुछ भी बेच सकता है, दवाइयों से लेके जादुई हथियारों तक। वो योनवू को अपना सामान दिखाता है, जिसमें एक से बढ़कर एक कीमती चीजें थीं। योनवू पूछता है कि इन चीजों को खरीदने के लिए पैसे कहां से आएंगे। व्यापारी मुस्कुराकर जवाब देता है, पैसे? यहाँ पैसे नहीं, आपकी मेहनत की कमाई यानी आपके स्टैट्स चलते हैं। वो बताता है कि पानी की एक बोतल के लिए उसे अपनी 2 ताकत गंवानी पड़ेगी। ये तो दिन दहाड़े लूट थी।
वो योनवू की सारी चीजों को देखता है, फिर उसकी नजर एक खास चीज पर पड़ती है, एक रीसेट टिकट, एक टिकट जिससे किसी भी जगह को दोबारा शुरू किया जा सकता है। और फिर योनवू वो करता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। वो उस व्यापारी से कहता है, मुझे एक चीज खरीदनी है। व्यापारी पूछता है, क्या? योनवू कहता है, मुझे ब्लॉक ए को रीसेट करने वाली टिकट चाहिए। और कीमत के तौर पर वो अपनी वो सारी ताकत, फुर्ती और सहनशक्ति दांव पर लगा देता है जो उसने पिछले 24 घंटे में अपनी जान जोखिम में डालकर कमाई थी। उसका इरादा साफ था कि वो इस ट्रेनिंग को एक बार नहीं, बार बार दोहराएगा, जब तक कि वो अजेय न बन जाए। व्यापारी हैरान है। आज तक किसी ने उससे आगे बढ़ने में मदद करने वाली चीजों के बजाय पीछे जाकर दोबारा मेहनत करने वाली रीसेट टिकट नहीं मांगी थी। लेकिन योनवू का इरादा पक्का था। वो अपनी सारी कमाई हुई ताकत, फुर्ती और सहनशक्ति उस एक टिकट के लिए दे देता है। जैसे ही वो टिकट को फाड़ता है, उसकी सारी बढ़ी हुई शक्ति शरीर से निकल जाती है और वो वापस ट्यूटोरियल के शुरुआती पॉइंट पर पहुंच जाता है, जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। लेकिन इस बार योनवू एक नौसिखिया नहीं था। उसे सब कुछ पता था, हर जाल, हर हमला, हर पैटर्न। वो उस खतरनाक कमरे को एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल करता है और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराता है। वो रीसेट टिकट खरीदता, अपनी शक्ति गंवाता और फिर से पहले से ज्यादा ताकत हासिल करता। इस पागलपन जैसी मेहनत के पीछे उसका एक ही मकसद था, अपनी बुनियाद को इतना मजबूत बनाना कि उसे कोई हिला ना सके। इस लगातार दोहराव के दौरान वो सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत ही नहीं बढ़ाता, बल्कि अपनी खास शक्तियों पर भी महारत हासिल करता है। वो अपनी ड्रैगन आइज को पूरी तरह से काबू करना सीख जाता है। जब वो इस शक्ति को सक्रिय करता है तो उसे दुनिया अलग ही नजर आती है। रंग बिरंगी दुनिया की जगह उसे हर चीज की सिर्फ काली लकीरें दिखाई देती हैं, जो ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाती थीं। उसका भाई इस नज़ारे को ग्योल कहता था। अब योनवू भी दुनिया को उसी नज़र से देख सकता था। आखिरकार वो अपनी आखिरी ट्रेनिंग पूरी करता है। जिस ब्लॉक ए को पार करने में उसे पहली बार 24 घंटे लगे थे, अब वो उसे सिर्फ 4 घंटों में पार कर लेता है। उसकी शक्तियां अब पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ चुकी थीं। वो जानता था कि अब और समय बर्बाद नहीं किया जा सकता, क्योंकि दूसरे खिलाड़ी उससे बहुत आगे निकल चुके थे। अब असली रेस शुरू करने का समय था। जैसे ही वो ब्लॉक ए के अंत में पहुंचता है, वो आराम करने के लिए नहीं रुकता, बल्कि सीधे बॉस रूम की तरफ बढ़ जाता है। बॉस रूम में पहुंचने से पहले उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। तांबे के बने पुतले, कॉपर स्केयरक्रोज। ये कोई आम पुतले नहीं थे। ये खिलाड़ी की हर हरकत और हर स्किल की हूबहू नकल कर सकते थे और उनसे भी ज्यादा ताकत से हमला करते थे। अपने भाई की डायरी से उसे पता था कि इन्हें हराने के 2 ही तरीके हैं, या तो अपनी ताकत से इन्हें तोड़ दो या फिर। और यहीं पर योनवू की ट्रेनिंग काम आती है। जैसे ही पुतले उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो अपनी ड्रैगन आइज का इस्तेमाल करता है। उसे पुतलों के शरीर पर ऊर्जा की वो काली लकीरें दिखाई देती हैं और उन लकीरों के बीच एक बहुत ही छोटा, कमजोर बिंदु भी नजर आता है। उनका सेंसर, उनकी कमजोरी। वो समझ जाता है कि इन पुतलों को हराने का सबसे कारगर तरीका सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि दिमाग और सटीकता है। उसे बस उस कमजोर बिंदु पर हमला करना था। तो योनवू उन तांबे के पुतलों की कमजोरी खोज चुका है और हमला करने के लिए तैयार है। लेकिन तभी एक और खिलाड़ी, जो अब तक कहीं छिपा हुआ था, सामने आ जाता है। ये एक लड़का था और हैरानी की बात यह थी कि उसे भी उन पुतलों की कमजोरी के बारे में पता था। योनवू चौंक जाता है, क्योंकि उसे ये राज अपनी खास ड्रैगन आइज की वजह से पता चला। तो फिर इस लड़के को कैसे मालूम? वो लड़का, जिसका नाम यूल था, योनवू से पूछता है कि उसे ये राज कैसे पता चला। योनवू जवाब में वही सवाल उससे पूछता है। यहीं पर एक बड़ा खुलासा होता है। यूल बताता है कि वो जन्म से ही जादू या माना को देख और महसूस कर सकता है। ये एक बहुत ही दुर्लभ खानदानी शक्ति थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। लेकिन इस शक्ति के बावजूद वो इन पुतलों को हरा नहीं पा रहा था और काफी समय से यहीं फंसा हुआ था। योनवू को यूल में एक मौका नजर आता है। वो यूल से एक सौदा करता है। वो उसे इस कमरे से बाहर निकलने में मदद करेगा और बदले में यूल उसे जादू के बारे में सब कुछ सिखाएगा। यूल फौरन मान जाता है। योनवू अपनी तेज नजरों से यह भी भांप लेता है कि यूल अपनी उम्र से बड़ा दिखने की कोशिश कर रहा है, जबकि असल में वो सिर्फ एक बच्चा है। वो यूल से कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे इज्जत से बात करनी होगी। इसके बाद जो होता है वो किसी एक्शन फिल्म के सीन जैसा था। योनवू आगे आगे चलता है और एक एक करके उन तांबे के पुतलों को खत्म करता जाता है। वो अपनी ड्रैगन आइज से उनकी कमजोरी पर सटीक निशाना लगाता और एक ही झटके में उन्हें ढेर कर देता।
पीछे पीछे यूल उसे जादू की दुनिया के राज समझाता है। वो बताता है कि माना एक नदी की तरह है और जादू उस नदी से निकलने वाला पानी। ये बातें सुनकर यॉनवू को अपने भाई की याद आती है, क्योंकि उसके भाई में भी जादू को समझने की ऐसी ही पैदाइशी काबिलियत थी। देखते ही देखते वो दोनों ब्लॉक ए के उस मुश्किल हिस्से को पार कर लेते हैं। अकेले ही ब्लॉक ए को पार करने के लिए यॉनवू को बहुत सारे कर्मा पॉइंट्स मिलते हैं, जो इस दुनिया की करेंसी की तरह थे। जब वो दोनों ब्लॉक बी के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो वहां पहले से मौजूद खिलाड़ी हैरान रह जाते हैं। ट्यूटोरियल शुरू हुए 1 हफ्ता बीत चुका था और अब कोई नया खिलाड़ी, वो भी अकेले, यहां तक कैसे पहुंच गया, सब उसे घूरने लगते हैं। आखिरकार यॉनवू और यूल का साथ यहीं तक का था। यॉनवू ने अपना वादा निभाया और यूल को बाहर निकाल लाया। अब उनके रास्ते अलग होने वाले थे। यूल उससे धन्यवाद करता है और दोनों अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यॉनवू और यूल ब्लॉक बी के दरवाजे पर पहुंचते हैं और अपने अपने रास्ते जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। यूल के पुराने साथी, जिन्होंने उसे ब्लॉक ए में मरने के लिए छोड़ दिया था, अचानक उनके सामने आ जाते हैं। ये लोग अब अरंगदान नाम के एक बहुत ही ताकतवर ग्रुप का हिस्सा बन चुके थे और उनका लीडर काइन यूल को देखकर घबरा जाता है। उसे डर था कि अगर यूल ने उनकी गद्दारी का राज खोल दिया तो अरंगदान में उनकी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। काइन और उसके साथी यूल से अकेले में बात करने का नाटक करते हैं और उससे गिड़गिड़ाते हैं कि वो उनकी गद्दारी के बारे में किसी को ना बताए, लेकिन उनकी बातों में माफी नहीं बल्कि धमकी और डर छिपा था। वो पहले ही अरंगदान के अधिकारियों को बता चुके थे कि यूल लड़ते हुए मारा गया। अगर यूल जिंदा सामने आ गया तो उनका झूठ पकड़ा जाएगा। जब यूल उनकी बात मानने से इनकार कर देता है तो उनका असली घिनौना चेहरा सामने आता है। काइन फैसला करता है कि इस राज को हमेशा के लिए दफनाने का एक ही तरीका है, यूल को मार दिया जाए। वो एक सुनसान कोने में यूल पर हमला कर देते हैं। पहली बार उसे धोखा देना मुश्किल था, लेकिन दूसरी बार उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होती। लेकिन वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो ये भूल जाती हैं कि यूल अब अकेला नहीं था। जैसे ही वो गद्दार यूल पर हमला करने वाले होते हैं, एक साया अंधेरे से निकलता है। वो यॉनवू था। वो खामोशी से सब कुछ देख रहा था। यूल के साथ हो रहे इस धोखे को देखकर यॉनवू को अपने भाई की याद आ जाती है, कैसे उसके भाई को भी उसी के साथियों ने पीठ में छुरा घोंपा था। यॉनवू की आंखों में एक बर्फीला, खतरनाक गुस्सा भर जाता है। इसके बाद जो होता है वो कोई लड़ाई नहीं, बल्कि एक सबक था। यॉनवू उन गद्दारों पर कहर बनकर टूट पड़ता है। वो इतना तेज था कि किसी को हिलने का मौका तक नहीं मिला। एक झटके में वो काइन का हाथ तोड़ देता है। वो कहता है, अगर किसी के पीठ में छुरा घोंपने की हिम्मत रखते हो तो कम से कम अपनी एक कलाई खोने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बाकी गद्दार डर के मारे कांपने लगते हैं। यॉनवू उनसे कहता है, अपने हथियार नीचे फेंको। जब वो हिचकिचाते हैं तो उसकी आवाज़ और खतरनाक हो जाती है। वो उन्हें एक और मौका नहीं देता। वो उन सब पर एक साथ हमला करता है, उनकी हड्डियां तोड़ता है, उन्हें बुरी तरह घायल करता है, लेकिन उन्हें जान से नहीं मारता। वो उन्हें दर्द में तड़पता हुआ छोड़ देता है। काइन और उसके साथी अब समझ चुके थे कि उन्होंने किसी आम खिलाड़ी से नहीं, बल्कि एक ऐसे दैत्य से पंगा ले लिया था जिसकी ताकत और बेरहमी का वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। यॉनवू ने उन्हें सिर्फ हराया नहीं था, बल्कि उनकी आत्मा तक को खौफ से भर दिया था। तो यॉनवू ने उन गद्दारों को बेरहमी से सबक सिखा दिया था। वो उन्हें दर्द में तड़पता हुआ छोड़ देता है और ये साफ कर देता है कि अगर दोबारा उसके रास्ते में आए तो वो इससे भी बदतर हश्र करेगा। ये सब देखकर यूल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो यॉनवू की ताकत से इतना प्रभावित होता है कि उसे अपना आदर्श मान लेता है और कसम खाता है कि एक दिन वो भी उसी की तरह मजबूत बनेगा। जाने से पहले यॉनवू उसे एक आखिरी सलाह देता है, जो उसके भाई की डायरी से मिली एक कीमती जानकारी थी। वो यूल से कहता है, प्रेजिया के फूलों के बगीचे में जरूर जाना, वहां तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। ये कहकर यॉनवू आगे बढ़ जाता है और यूल भी अपनी नई मंजिल की ओर निकल पड़ता है। इस घटना के बाद यॉनवू की खबर पूरे ब्लॉक बी के वेटिंग एरिया में आग की तरह फैल जाती है। हर कोई उस नकाबपोश के बारे में बात कर रहा था जिसने अकेले ही ब्लॉक ए पार किया और अरंगदान के गुंडों को धूल चटा दी। कई लोग उसे दोस्ती करने चाहते थे, लेकिन यॉनवू का ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर था, अपने मिशन पर। अब ब्लॉक बी का असली ट्रायल शुरू होता है। खिलाड़ियों के सामने अलग अलग रंग के कई दरवाजे थे और हर दरवाजा एक अलग रास्ते और अलग मुश्किल की ओर ले जाता था। ज्यादातर खिलाड़ी आसान या बीच के रास्ते चुन रहे थे। यॉनवू को अपने भाई की डायरी से पता था कि उसके भाई ने उस वक्त अपने साथियों के साथ मिलकर एक आसान नीला दरवाजा चुना था, जिसका उसे बाद में बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि हर दरवाजे के पीछे खास तरह के इनाम छिपे थे और सबसे मुश्किल रास्ते के पीछे सबसे कीमती इनाम था।
इसलिए यॉनवू बिना किसी हिचकिचाहट के सबसे खतरनाक रास्ता चुनता है, काला दरवाजा। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, बाथोरी का वैम्पिरिक डैगर हासिल करना, एक ऐसा हथियार जो उसे और भी ज्यादा ताकतवर बना सकता था। जैसे वो काले दरवाजे के अंदर कदम रखता है, उसका सामना एक विशाल तालाब से होता है। ये कोई आम तालाब नहीं था, इसके पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि कोई भी साधारण इंसान उसमें कुचल का मर जाए। लेकिन यॉनवू तैयार था। वो अपनी ड्रैगन आइज का इस्तेमाल करता है, जिससे उसे पानी के दबाव के बीच से निकलने का सुरक्षित रास्ता दिखाई दे जाता है। तालाब को पार करते हुए उसकी नजर एक छिपी हुई गुफा पर पड़ती है। वो समझ जाता है कि एक खुफिया जगह है। गुफा के अंदर उसे एक अजीब तरह की सफेद काई यानी व्हाइट मॉस मिलती है। ये काई चांद की ऊर्जा से भरपूर थी, लेकिन इंसानों के लिए जहरीली थी। कोई भी खिलाड़ी से देखकर छोड़ देता, पर यॉनवू को अपने भाई की डायरी का एक और राज पता था। उस डायरी में लिखा था कि अगर इस बर्फीली यानी आइस एट्रीब्यूट की काई को एक आग वाले जीव के दिल के साथ मिलाकर खाया जाए तो ये जहर नहीं बल्कि एक चमत्कारी दवा बन जाती है, जो इंसान की हड्डियों और मांसपेशियों को फौलाद की तरह मजबूत बना देती है। यॉनवू समझ जाता है कि अपने शरीर को और मजबूत बनाने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। अब उसका अगला लक्ष्य साफ था, इस काई को हासिल करना और फिर उस आग वाले जीव को ढूंढकर उसका दिल निकालना। तो यॉनवू अब उस रहस्यमयी छिपी हुई गुफा में है। उसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है। उसे उस आग वाले जीव को ढूंढना है, जिसका दिल उसे उस चमत्कारी सफेद काई के साथ मिला के खाना है, ताकि वो अपने शरीर को फौलाद जैसा बना सके। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसे एक हिडन क्वेस्ट या खुफिया मिशन मिलता है, जिसका नाम था बर्फ और आग। मिशन था गुफा के अंदर मौजूद इन खास राक्षसों का शिकार करना। और तभी अंधेरे में से एक विशाल लाल रंग का कनखजूरा उस पे हमला कर देता है। ये वही आग वाला जीव था जिसकी उसे तलाश थी। यॉनवू तुरंत अपने चाकू से उस पे हमला करता है, लेकिन उसका हमला किसी पत्थर पर टकराने जैसा था। उस कनखजूरे का बाहरी कवच इतना सख्त था कि यॉनवू के चाकू का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो समझ जाता है कि ये लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं जीती जा सकती। वो फौरन अपनी सबसे बड़ी ताकत ड्रैगन आइस का इस्तेमाल करता है। उसकी आंखों के सामने दुनिया बदल जाती है और उसे उस कनखजूरे के कवच के बीच ऊर्जा की लकीरों में एक छोटी सी दरार, एक कमजोर हिस्सा दिखाई देता है। एक सैनिक की सटीकता के साथ वो उसी कमजोर हिस्से पर पूरी ताकत से वार करता है। लेकिन यहाँ कहानी में एक और मोड़ आता है। जैसे ही उसका चाकू कवच को भेदता है, उसे पता चलता है कि बाहरी कवच के नीचे एक और, उससे भी ज्यादा मजबूत अंदरूनी कवच था। यॉनवू उस समझ पाता उससे पहले ही वो विशाल कनखजूरा पलटकर उस पर ऐसा जोरदार हमला करता है कि यॉनवू हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। ये हमला इतना भयानक था कि यॉनवू की हड्डियां टूट जाती हैं, उसे अंदरूनी चोटें आती हैं और उस कनखजूरे का जहरीला खून उसके शरीर में चला जाता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि खेल यहीं खत्म हो गया, लेकिन यहीं पर यॉनवू की कोल्ड ब्लडेड वाली खासियत उसे बचा लेती है। भयानक दर्द और मौत के मुंह में होने के बावजूद उसका दिमाग शांत रहता है। इस जानलेवा अनुभव से गुजरकर वो दर्द को सहना सीख जाता है और उसका शरीर जहर और चोट के प्रति सहनशील हो जाता है। इतना ही नहीं, इस लड़ाई के बीच उसे दो नई बेहद जरूरी स्किल्स मिलती हैं, फिजिकल रेजिस्टेंस यानी शारीरिक प्रतिरोध और विल टू फाइट यानी लड़ने की इच्छा शक्ति। अब यॉनवू पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। वो जख्मी था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति और मजबूत हो चुकी थी। वो कनखजूरे के नीचे फंसा हुआ था और जानवर उसे कुचलने ही वाला था। अपनी आखिरी बची हुई ताकत के साथ वो एक बार फिर अपनी ड्रैगन आइस का इस्तेमाल करता है और इस बार उसे वो असली कमजोरी दिखाई देती है जो किसी को नजर नहीं आ सकती थी। कवच के दो हिस्सों के बीच का नरम हिस्सा, उसका पेट। बिना एक पल गंवाए वो अपना पूरा जोर लगाकर उस नरम हिस्से में अपना चाकू घोंप देता है। एक भयानक चीख के साथ वो विशाल कनखजूरा ढेर हो जाता है। यॉनवू ने एक ऐसे राक्षस को मार गिराया था जिसे मारना लगभग नामुमकिन माना जाता था। लड़ाई खत्म होते ही वो जख्मी हालत में उठता है, उस कनखजूरे का दिल निकालता है और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे उस सफेद काई के साथ खा लेता है। जैसे ही वो उसे खाता है, उसके शरीर में एक ऐसी आग लगती है, एक ऐसा दर्द उठता है जैसे उसकी हर हड्डी, हर मांसपेशी टूटकर दोबारा बन रही हो। ये उसके शरीर के फौलाद में बदलने की प्रक्रिया थी। और जब यॉनवू इस दर्दनाक बदलाव से गुजर रहा था, उसी वक्त ब्लॉक बी के वेटिंग एरिया में अरंगदान का बड़ा लीडर बिल्ड अपने उन पिटे हुए साथियों के पास पहुंचता है। जब उसे पता चलता है कि उसके आदमियों को किसी एक नकाबमश्क ने बुरी तरह पीटा है, तो उसका खून खौल उठता है। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये अरंगदान के दबदबे को सीधी चुनौती थी। उसकी आंखों में गुस्सा और बदला लेने का इरादा साफ दिखाई देता है। वो फैसला करता है कि वो उस सफेद नकाब वाले को ढूंढ कर रहेगा।
कहानी अब एक ऐसे मोड़ पे खड़ी हो गई थी जहां एक तरफ यॉनवू पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन के उभर रहा था, तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा और खतरनाक दुश्मन अनजाने में उसकी तलाश में निकल चुका था। तो उस विशाल लाल कनखजूरे को हराने के बाद यॉनवू दर्द से करहा रहा था। उसकी हड्डियां टूटी हुई थीं और शरीर जहर से भरा था। लेकिन बिना एक पल सोचे वो उस जानवर का दिल निकालता है और उस चमत्कारी सफेद काई के साथ खा लेता है। ये एक जुआ था, एक ऐसा दांव जो उसे या तो मार सकता था या फिर उसे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना सकता था। और फिर एक अविश्वसनीय परिवर्तन शुरू होता है। उसके शरीर में बर्फ और आग का एक ऐसा संगम होता है जो असहनीय दर्द देता है, लेकिन साथ ही एक चमत्कार भी करता है। उसकी टूटी हुई हड्डियां ना सिर्फ जुड़ती हैं बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। उसकी फटी हुई मांसपेशियां फिर से बनती हैं और फौलाद की तरह सख्त हो जाती हैं। इस जानलेवा लड़ाई ने उसे दो नई अमूल्य शक्तियां भी थीं। फिजिकल रेजिस्टेंस, जो उसे बाहरी हमलों और जहर जैसे प्रभावों से बचाएगी, और विल टू फाइट, एक ऐसी शक्ति जो मुश्किल हालात में उसके सोचने की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देगी। अब यॉनवू सिर्फ एक सैनिक नहीं था, उसका शरीर एक जिंदा हथियार बन चुका था। अपनी नई ताकत के साथ वो गुफा में और आगे बढ़ता है। उसका अगला लक्ष्य है बथोरी का वैम्पिरिक डैगर, एक ऐसा खंजर जो टॉवर के सबसे कीमती और खतरनाक कलाकृतियों में से एक था। ये खंजर एक प्राचीन पिशाच शासक का था जो दूसरों की जीवन शक्ति और हुनर को सोख लेता था। यॉनवू जानता था कि ये खंजर उसके लिए कितना जरूरी है और वो इसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। लेकिन उस खंजर तक पहुंचना आसान नहीं था। रास्ता विशाल नीली चींटियों की एक पूरी सेना, ब्लू आर्मी एंट्स, ने रोक रखा था। ये कोई आम चींटियां नहीं थीं, ये आदमकद थीं और अपनी रानी के लिए जान देने को तैयार रहती थीं। सैकड़ों की तादाद में इन चींटियों से सीधी लड़ाई करना खुदकुशी करने जैसा था। यहीं पर यॉनवू का सैनिक दिमाग काम आता है। वो लड़ने की जगह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। वो गुफा में मौजूद दूसरे जीवों का शिकार करता है, खासकर चमगादड़ों का, और उनके दांत और नाखून इकट्ठे करता है। फिर वो उस लाल कन खजूरे के जहरीले खून को सफेद काई के साथ मिलाकर एक विस्फोटक पाउडर तैयार करता है। ये एक ऐसा खतरनाक मिश्रण था जो एक जोरदार धमाका कर सकता था। एकदम सटीक योजना के साथ वो उस चींटियों की सुरंग के मुहाने पर वो विस्फोटक पाउडर फैला देता है और उसमें आग लगा देता है। एक कान फाड़ देने वाला धमाका होता है और पूरी सुरंग आग और धुएं से भर जाती है। एक ही झटके में सैकड़ों चींटियां, उनके अंडे और बच्चे मारे जाते हैं। धमाके के बाद जब वो बची खुची घबराई हुई चींटियों को मारते हुए सुरंग के अंदर जाता है तो उसका सामना उस असली खतरे से होता है जो उस खंजर की रखवाली कर रहा था। अंधेरे में से एक विशाल डरावनी आकृति उभरती है। वो थी चींटियों की रानी, क्वीन ब्लू आर्मी एंट, एक बॉस मॉन्स्टर। वो आम चींटियों से कई गुना बड़ी और खतरनाक थी। अब यॉनवू और उस बेशकीमती खंजर के बीच सिर्फ एक ही चीज खड़ी थी, ये विशालकाय रानी। असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। पिछली बार हमने कहानी को वहां छोड़ा था जहां यॉनवू का सामना चींटियों की विशालकाय रानी से होता है। रानी अपने बच्चों और अपनी सुरंग पर हुए हमले से गुस्से में भरी हुई थी। कोई भी साधारण खिलाड़ी उसे देखकर या तो भाग खड़ा होता या फिर उससे लड़कर अपनी जान गंवा देता। लेकिन यॉनवू साधारण नहीं था। उसका लक्ष्य रानी को हराना नहीं था, बल्कि उसके पीछे छिपे हुए उस खजाने को पाना था। अपने भाई की डायरी की बदौलत उसे पता था कि उस रानी के सिंहासन के ठीक पीछे एक खुफिया दरवाजा है जो पिशाच शासक के मंदिर की ओर ले जाता है। रानी के हमलों से बचते हुए अपनी सैनिक जैसी फुर्ती का इस्तेमाल करके वो उस दरवाजे तक पहुंच जाता है और बिना एक पल गंवाए अंदर घुस जाता है। अंदर का नज़ारा किसी प्राचीन मंदिर जैसा था और वहां मंदिर के बीचों बीच एक पत्थर के ऊंचे आसन पर रखा हुआ था वो बेशकीमती इनाम, बाथोरी का वैम्पिरिक डैगर। यॉनवू जानता था कि ये कोई आम हथियार नहीं है। ये टावर के सबसे दुर्लभ हिडन पीस में से एक था, एक ऐसा हथियार जो उसे दूसरे खिलाड़ियों से मीलों आगे ले जा सकता था। लेकिन इस खंजर के साथ एक बहुत बड़ी शर्त जुड़ी थी। ये खंजर खुद अपने मालिक को चुनता था और अगर कोई अयोग्य इंसान इसे उठाने की कोशिश करता तो ये खंजर उसकी आत्मा को ही सोख लेता था। यहां पर यॉनवू एक ऐसा कदम उठाता है जिसे देखकर कोई भी उसे पागल ही कहेगा। उसे अपने भाई की डायरी से एक और राज पता था, एक ऐसा राज जिसे उसके भाई ने बहुत रिसर्च के बाद खोजा था।
उस खंजर की असली ताकत एक सील के पीछे कैद थी और उस सील को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका था। यॉनवू उस खंजर को उठाता है और उसे अपने हाथ पर ही घोंप लेता है। जैसे ही उसका खून खंजर पर लगता है, एक चमत्कार होता है। खंजर की सील टूट जाती है और वो अपनी असली खौफनाक शक्ल में आ जाता है। अब वो सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक जिंदा धड़कता हुआ हथियार बन चुका था, जो खून और मांस से बना था और अपने मालिक की शक्ति की भूख में तड़प रहा था। खंजर का सीरियल नंबर 352 से बदलकर 66 हो जाता है, जो ये बताता था कि वो अब टावर के 100 सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक बन चुका था। उसकी असली शक्तियां अब खुल चुकी थीं। ब्लड मार्क, जो दुश्मन को घायल करके उसकी ताकत और माना सोखता था, और वैम्पिरिक मोनार्क्स अथॉरिटी, जो दुश्मन के हुनर तक को चुरा सकता था। और तभी चींटियों की रानी दीवार तोड़कर अंदर आ जाती है। लेकिन अब यॉनवू के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक शिकारी वाली मुस्कान थी। उसने अपना नया खिलौना रानी पर आजमाया। एक ही वार में वो खंजर रानी के शरीर से उसकी जीवन शक्ति को ऐसे सोखने लगा जैसे कोई भूखा जानवर अपना शिकार खा रहा हो। रानी की ताकत कम होती गई और वो सारी ताकत यॉनवू के शरीर में समाती गई, जिससे उसकी अपनी शक्ति और भी बढ़ गई। कुछ ही पलों में वो विशालकाय रानी एक सूखे हुए पत्ते की तरह बेजान होकर गिर पड़ी। यॉनवू ने ना सिर्फ एक बॉस मॉन्स्टर को हराया था, बल्कि उसने एक ऐसा हथियार पा लिया था जो उसे अजय बना सकता था। और जब यह सब हो रहा था, उसी वक्त दो और खिलाड़ी, एक लाल बालों वाला और एक हरे बालों वाला, उस तबाह हुई चींटियों की सुरंग में पहुंचते हैं। वो वहां हुई तबाही का मंजर देखकर हैरान रह जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि किसी ने ना सिर्फ अकेले ही इन खतरनाक राक्षसों को हराया है, बल्कि एक हिडन पीस भी खोज निकाला है। लाल बालों वाला खिलाड़ी, जो काफी अनुभवी लग रहा था, तुरंत समझ जाता है कि यह सफेद नकाब वाला खिलाड़ी कोई मामूली हस्ती नहीं है, बल्कि एक ऐसा हीरा है जिसे हर कोई अपनी टीम में चाहेगा। वो फैसला करता है कि इससे पहले कि ये खबर फैले और दूसरे बड़े ग्रुप उस नकाबपोश तक पहुंचे, उन्हें ढूंढकर उसे अपनी तरफ मिलाना होगा। एक तरफ यॉनवू अपनी नई ताकत के नशे में था, और दूसरी तरफ अनजाने ही वो टावर के सबसे होशियार और ताकतवर खिलाड़ियों की नजरों में आ चुका था। खेल अब और भी ज्यादा दिलचस्प और खतरनाक होने वाला था। तो पिछली बार यॉनवू ने उस विशालकाय रानी को अपने नए खौफनाक वैम्पिरिक डैगर से खत्म कर दिया था, लेकिन उसका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। उसका मुख्य लक्ष्य था अपने शरीर को फौलाद जैसा बनाना, और इसके लिए उसे बर्फ और आग वाले खुफिया मिशन को पूरा करना था। अपने नए हथियार की मदद से वो उस गुफा में मौजूद एक एक राक्षस का शिकार करने लगता है। वो सिर्फ मार नहीं रहा था, बल्कि हर शिकार के साथ उसका डैगर उस राक्षस की जीवन शक्ति को सोखकर यॉनवू को और ताकतवर बना रहा था। देखते ही देखते वो उस मिशन की आखिरी शर्त भी पूरी कर लेता है, पूरे 1000 राक्षसों का शिकार। और तभी एक जबरदस्त बदलाव होता है। जैसे ही वो 1000 वहां शिकार करता है, बर्फ और आग का हृदय यानी हार्ट ऑफ फायर एंड क्रेस्ट ऑफ फ्रॉस्ट पूरी तरह से बन जाता है और उसके शरीर में समा जाता है। ये कोई मामूली बदलाव नहीं था, ये एक काया पलट था। उसके शरीर को एक नई खास किस्म की बनावट मिलती है, जिसका नाम था रीइन्फोर्स्ड एनाटॉमी। इसका मतलब था कि अब उसका दिल आग की ऊर्जा से और पूरा शरीर बर्फ की ऊर्जा से सुरक्षित था। इस बदलाव ने उसे जबरदस्त इम्यूनिटी, थकान से लड़ने की ताकत और खुद को तेजी से ठीक करने की शक्ति दी। लेकिन इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा कुछ और ही था। अब उसका शरीर इतना मजबूत हो चुका था कि वो अपने भाई से मिली हुई ड्रैगन की शक्तियों के उत्तराधिकार को आगे बढ़ा सकता था, जो अब तक रुकी हुई थी। उसकी ड्रैगन बॉडी का विकास फिर से शुरू हो जाता है और अधूरी यानी इनकम्प्लीट से अपरिपक्व अवस्था यानी इमैच्योर में पहुंच जाता है। उसकी ताकत और फुर्तियां पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। अपनी नई ताकत को परखने के बाद वो ट्यूटोरियल की रैंकिंग देखता है। वो 281वें नंबर पर था, लेकिन जब उसकी नज़र टॉप के खिलाड़ियों एडोरा, फैंटे और कान पर पड़ती है, तो उसे एहसास होता है कि वो अभी भी उनसे मीलों पीछे हैं। उसे समझ आ जाता है कि अब रफ्तार और तेज करनी होगी। तभी उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। उसे लगता है कि शायद अरंगदान के लोग बदला लेने आ गए हैं। वो हमले के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अंधेरे से जो 2 लोग निकलते हैं वो कोई और नहीं बल्कि ट्यूटोरियल के 2 टॉप रैंकर्स थे, 3रे नंबर का कान और 11वें नंबर का डॉयल। ये वही लोग थे जो कुछ देर पहले उसकी लड़ाई के निशान देखकर हैरान थे। कान, जो काफी जोशीला और मनमौजी था, यॉनवू को देखते ही बड़े नाटकीय अंदाज में कहता है, तुम मेरे साथी बन जाओ। यॉनवू, जो हमेशा सतर्क रहता है, इस अजीब प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं देता और जाने लगता है। वो किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। डॉयल, जो कान से ज्यादा समझदार और शांत था, बीच बचाव करता है और अपने आप को ठीक से पेश करता है। यॉनवू अपनी ड्रैगन आइज का इस्तेमाल करके उनकी नीयत को जांचता है।
उसे पता चलता है कि उनके इरादे नेक है। तब कान और डॉयल उसे अपने आने का असली मकसद बताते हैं। वो ब्लॉक ई में एक हिडन पीस हासिल करना चाहते हैं, एक कलाकृति जिसका नाम था हार्गन का ताज। लेकिन उसे हासिल करने के लिए कम से कम 3 लोगों की टीम चाहिए, और वो दोनों अब तक कोई भरोसेमंद तीसरा साथी नहीं ढूंढ पाए थे। उन्होंने यॉनवू को अकेले ही ब्लॉक ए पार करते और अरंगदान के गुंडों को हराते देखा था, इसलिए वो उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहते थे। यॉनवू के दिमाग में फौरन अपने भाई की डायरी की बातें घूमने लगती हैं। उसे उस ताज और उसके रखवाले खतरनाक छिपकली राजा हार्गन के बारे में सब पता था। उसे ये भी याद था कि कैसे उसके भाई को उसी के साथियों ने धोखा दिया था, इसलिए वो किसी के साथ थाई साझेदारी करने के खिलाफ था। लेकिन ये एक सुनहरा मौका भी था। वो एक बहुत ही चतुर शर्त रखता है। वो कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। हार्गन को हराने के बाद ताज तुम रख लेना, लेकिन उसके अलावा जो कुछ भी मिलेगा, सारे हथियार, सारे आइटम्स, वो सब मेरे होंगे। कान उसकी इस हिम्मत को देखकर खुश होता है और शर्त मान लेता है, पर कहता है कि यॉनवू को अपनी कीमत साबित करनी होगी। और इस तरह एक अस्थायी लेकिन बहुत ही शक्तिशाली टीम बन जाती है। जब कान उसका नाम पूछता है तो यॉनवू अपनी असली पहचान छुपाने का फैसला करता है। वो एक नया नाम चुनता है, एक ऐसा नाम जो इस खतरनाक दुनिया के लिए बिल्कुल सही था। वो कहता है, मुझे केन बुलाओ। इस नए नाम के साथ वो एक नए और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण सफर के लिए तैयार था। तो यॉनवू, जो अब केन के नाम से जाना जाता था, कान और डॉयल के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। अपनी नई ताकत और बढ़ी हुई समझ के साथ वो अब कोई नौसिखिया नहीं था। वो ट्यूटोरियल के ब्लॉक बी, सी और डी को एक तूफान की रफ्तार से पार करता है, वो भी अकेले। उसके पीछे चल रहे कान और डॉयल ये देखकर हैरान रह जाते हैं। जिस लड़के को उन्होंने कुछ ही समय पहले ब्लॉक बी में देखा था, वो इतनी जल्दी इतना ताकतवर कैसे हो गया? ये उनके लिए एक पहेली थी। आखिरकार वो तीनों ब्लॉक ई में पहुंचते हैं। ये जगह ट्यूटोरियल का दूसरा और असली हिस्सा थी, जिसे बाहरी दुनिया कहा जाता था। यहाँ खिलाड़ियों को अपनी काबिलियत साबित करनी होती थी। ब्लॉक ई का मिशन था 99 टोकन इकट्ठा करना। ये टोकन या तो पूरे इलाके में छिपी हुई जगहों से मिल सकते थे, या फिर दूसरे खिलाड़ियों को मारकर या उनसे छीनकर हासिल किए जा सकते थे। ये नियम इस जगह को एक खूनी जंग का मैदान बना देता था, जहां कोई किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। लेकिन इस टीम का मकसद टोकन इकट्ठा करना नहीं, बल्कि उस खुफिया जगह को ढूंढना था जहां हार्गन का ताज छिपा था। ब्लॉक ई का इलाका बहुत बड़ा और अलग अलग तरह के माहौल से भरा हुआ था। कहीं काले पहाड़ थे तो कहीं घने जंगल और दलदल। और जब ये तीनों अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, उसी वक्त अरंगदान का लीडर बिल्ड अपने लोगों के साथ एक मीटिंग कर रहा था। उसे खबर मिलती है कि जिस नकाबपोश यानी केन ने उसके आदमियों को हराया था, वो अब ट्यूटोरियल के 2 बड़े नामों कान और डॉयल के साथ घूम रहा है। बिल्ड को लगता है कि ये तीनों मिलकर उसके और उसके ग्रुप ब्लू फ्लावर आइलैंड के दबदबे को चुनौती दे रहे हैं। गुस्से में आकर वो अपनी पूरी फौज को उस नकाबपोश और उसके नए साथियों को ढूंढकर खत्म करने का हुक्म देता है। एक बड़ी लड़ाई का मंच अब तैयार हो चुका था। रात हो जाती है और तीनों एक जगह कैंप लगाकर आग जलाते हैं। आग की रोशनी में यॉनवू खामोशी से अपने नए साथियों कान और डॉयल को देखता है। वो दोनों इस खतरनाक दुनिया में भी हंस बोल रहे थे, जैसे उन्हें किसी बात का डर ही ना हो। उनके हर एक मूव में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। वो उनकी टीम वर्क को देखकर हैरान था। वो दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान तक दे सकते थे। उनका तालमेल ऐसा था जैसे उन्होंने सालों, शायद 10 साल से भी ज्यादा एक साथ ट्रेनिंग की हो। ये देखकर यॉनवू को अपने भाई की याद आ जाती है और वो थोड़ा भावुक हो जाता है। तभी यॉनवू को खतरे का एहसास होता है। वो देखता है कि उनका कैंप चारों तरफ से दुश्मनों से घिर चुका है। कान, जो अब तक मजाक कर रहा था, अचानक गंभीर हो जाता है। वो कहता है, बहुत देर से ये लोग शोर मचा रहे हैं, लगता है अब कुछ कसरत करने का वक्त आ गया है। और फिर कान अपनी असली ताकत दिखाता है। वो कोई आम लड़ाका नहीं, बल्कि एक टेमर था जो कीड़े मकोड़ों को काबू कर सकता था। वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और पलक झपकते ही हजारों की तादाद में छोटे छोटे कीड़े उन हमलावरों पर टूट पड़ते हैं। वो कीड़े उनकी आंखों में घुस जाते हैं, उनकी चमड़ी को खाने लगते हैं। हमलावर चीखते चिल्लाते हुए भागने लगते हैं, लेकिन भागते भागते वो एक ऐसी दिशा में चले जाते हैं जिसे देखकर यॉनवू के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता आ जाती है। वो मन में सोचता है, बेवकूफ, सारी जगहों में से उन्होंने भागने के लिए वही जगह चुनी। ये एक इशारा था कि वो हमलावर अनजाने में किसी और, शायद और भी बड़े खतरे की ओर भाग रहे थे। पिछली रात कान के कीड़ों के हमले से घबराकर भागे हुए हमलावर, जो असल में चोरों का एक गिरोह था, अनजाने में एक और बड़े खतरे की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन उनका सामना किसी और से होने से पहले ही अंधेरे में से एक साया उन पर टूट पड़ता है। वो था केन, यानी योनवू। ये चोर, जिनका सरदार फ्रैंक था, ब्लॉक ई में नए और कमजोर खिलाड़ियों को लूटने के लिए बदनाम थे। उनकी नजर केन पर पड़ी थी क्योंकि वो कान और डॉयल जैसे टॉप रैंकर्स के साथ था, और उन्हें लगा कि ये एक बड़ा शिकार है। उन्होंने सोचा कि केन के पास बहुत सारे कीमती टोकन्स और हथियार होंगे।
लेकिन उनका ये लालच उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। योनवू, जिसने पहले ही उनकी मौजूदगी को भांप लिया था, उन पर एक शिकारी की तरह टूट पड़ता है। वो कोई लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक तरफा कत्लेआम था। अपनी बेमिसाल रफ्तार और वैम्पायरिक डैगर की खौफनाक ताकत से वो एक एक करके पूरे 21 चोरों के गिरोह को खत्म कर देता है। वो इतना बेरहम और सटीक था कि किसी को सांस लेने तक का मौका नहीं मिला। लड़ाई के बाद जब डॉयल और केन वहां पहुंचते हैं तो वो खून और लाशों का मंजर देखकर सन्न रह जाते हैं। योनवू बड़ी शांति से उन मरे हुए चोरों से 81 टोकन इकट्ठा करता है। डॉयल उसे बताता है कि ब्लॉक ई में जीतने वाला ही सब कुछ लेता है का नियम चलता है। ताकतवर खिलाड़ी कमजोरों को लूटते हैं, जिससे अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब और कमजोर। फिर वो सारे 81 टोकन योनवू को दे देता है, ये कहते हुए कि ये उनके सौदे की पहली किस्त है। योनवू को एहसास होता है कि कर्मा पॉइंट्स कमाने का ये एक आसान तरीका है और वो मन में अपनी अगली योजनाओं को अंतिम रूप देने लगता है। अब उनका अगला लक्ष्य था छिपकली राजा हार्गन का खुफिया ठिकाना, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले उन्हें तैयारी करनी थी। वो रास्ते में आने वाले छिपकली मानवों यानी लिजर्ड मैन का शिकार करने लगते हैं। यहां पर योनवू एक बार फिर कान और डॉयल को हैरान कर देता है। लड़ाई के बाद वो मरे हुए छिपकली मानवों की आंखें निकालने लगता है। जब कान उससे पूछता है कि वो ये क्या कर रहा है, तो योनवू बताता है कि वो इन आंखों का इस्तेमाल गाइजीज की आंखें नाम का एक शक्तिशाली आर्टिफैक्ट बनाने के लिए कर रहा है। ये जानकारी इतनी दुर्लभ और खास थी कि कान और डॉयल को यकीन नहीं होता कि एक नए खिलाड़ी को ये सब कैसे पता है। आखिरकार वो तीनों हार्गन के ठिकाने के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें एक गड़बड़ी का एहसास होता है। जमीन पर ताजा खून के धब्बे और किसी को घसीटने के निशान थे। योनवू अपने सैनिक वाले अनुभव का इस्तेमाल करते हुए तुरंत समझ जाता है कि उनसे ठीक कुछ घंटे पहले ही कोई और टीम यहां आई है। लेकिन कहानी में एक और गहरा राज था। योनवू बताता है कि ये कोई आम हमला नहीं था। निशान सिर्फ अंदर जाने के थे, बाहर आने का कोई निशान नहीं था। वो अंदाजा लगाता है कि हार्गन और उसके छिपकली मानव सिर्फ इंतजार करने वाले राक्षस नहीं हैं, बल्कि वो खुद खिलाड़ियों का शिकार करते हैं। उन्होंने किसी खिलाड़ी को चारा बनाकर दूसरी टीम को इस जाल में फंसाया था। इस टावर में शिकारी कब शिकार बन जाए कोई नहीं जानता। यह खुलासा कान और डॉयल को चौंका देता है। वो अब तक राक्षसों को सिर्फ अपना शिकार समझते थे, लेकिन अब उन्हें एहसास होता है कि वो खुद किसी के शिकार बन सकते हैं। योनवू की इस गहरी समझ और शांत स्वभाव को देखकर वो दोनों और भी ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि उन्होंने जिसे अपना साथी चुना है वो सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि बेहद होशियार और खतरनाक भी है। अब वो तीनों एक ऐसे खुफिया ठिकाने में कदम रखने वाले थे जहां पर पहले से ही एक खूनी गेम चल रहा था। तो योनवू, केन, कान और डॉयल तीनों अब उस खुफिया और खतरनाक जगह हार्गन की मांद यानी हार्गन्स लेयर के मुहाने पर खड़े थे। यहां पहुंचकर कान आखिरकार अपनी पूरी योजना का खुलासा करता है। वो बताता है कि उनका मकसद हार्गन को मारना नहीं है, क्योंकि ये नामुमकिन है। इस मांद में एक नहीं बल्कि दो बॉस हैं। एक खुद छिपकली राजा हार्गन जो बाहर पहरा देता है, और दूसरी उससे भी ज्यादा खतरनाक उसकी रानी जो अंदर ताज की रखवाली करती है। 3 लोगों के लिए इन दोनों को एक साथ हराना खुदकुशी करने जैसा था। उनकी योजना एक लड़ाई नहीं बल्कि एक दुस्साहसी चोरी थी। प्लान ये था कि कान बाहर रहकर हार्गन को ललकारेगा और उसे लड़ाई में उलझा कर रखेगा। इसी बीच केन और डॉयल चुपके से अंदर जाएंगे। अंदर पहुंचकर केन रानी को लड़ाई में उलझाएगा, सिर्फ उसे व्यस्त रखेगा, मारेगा नहीं। और जब रानी का ध्यान केन पर होगा तब डॉयल अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करके उसके सिर से ताज चुरा लेगा। ताज हाथ लगते ही वो तीनों वहां से भाग निकलेंगे। ये एक बेहद खतरनाक योजना थी जिसमें एक भी गलती का मतलब था सीधी मौत। लेकिन योनवू के लिए ये सब कुछ नया नहीं था। उसे अफ्रीका के जंग के मैदानों में ऐसे ही मिशन करने की आदत थी। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले वो एक सिपाही था और अब वो एक भाड़े के सैनिक की तरह अपने फायदे के लिए लड़ रहा था। योजना तय होते ही वो तीनों मांद में कदम रखते हैं और जैसा कि उम्मीद थी उनका सामना तुरंत ही छिपकली राजा हार्गन से होता है। हार्गन एक विशाल नीले रंग का दैत्य था और उसकी दहाड़ और मौजूदगी का दबाव इतना जबरदस्त था कि कान और डॉयल जैसे टॉप रैंकर्स के भी पसीने छूट गए थे। लेकिन योनवू वो एकदम शांत था। इस खौफनाक दबाव ने उसे अपने पहले दिन की याद दिला दी जब वो अफ्रीका के जंग के मैदान में उतरा था। वो इस डर को पहले भी जी चुका था।
कान अपनी पूरी ताकत से हार्गन पर हमला करता है और उसे अपने पीछे भगाकर दूर ले जाता है। मौका मिलते ही केन और डॉयल अंदर घुस जाते हैं, लेकिन अंदर का नज़ारा उनकी कल्पना से भी ज्यादा भयावह था। वो जगह एक तहखाना जैसी थी, जहां पिंजरों में इंसानों को कैद करके रखा गया था। ये वो खिलाड़ी थे जिन्हें छिपकली मानव पकड़ कर लाए थे। ये उनकी खाने की गोदाम थी, जहां से वो इन कैदियों को अपने बच्चों को खिलाने के लिए ले जाते थे। ये दिल दहला देने वाला मंजर देखकर डॉयल, जो अब तक शांत था, गुस्से और दया से भर जाता है। वो तुरंत उन कैदियों को बचाना चाहता है, लेकिन योन वू उसे रोक देता है। अपनी बर्फीली शांति के साथ वो डॉयल को समझाता है, मैं भी इंसान हूं और मुझे भी ये देखकर गुस्सा आ रहा है, लेकिन अगर हम इन्हें बचाने में वक्त बर्बाद करेंगे तो बाहर कान अकेला मारा जाएगा। हमारी प्राथमिकता मिशन है और अपने साथी को बचाना। यॉन वू के एक सैनिक वाले ठंडे और तर्कपूर्ण शब्दों ने डॉयल को सच्चाई का आईना दिखा दिया। वो भारी मन से अपनी भावनाओं पर काबू पा लेता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने वाले होते हैं, यॉन वू अचानक रुक जाता है। उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधती है, एक नई और भी बेहतर योजना। वो डॉयल की तरफ मुड़कर कहता है, एक मिनट रुको, मुझे एक आइडिया आया है। अगर ये काम कर गया तो हम इन कैदियों को भी बचा सकते हैं। वो डॉयल से पूछता है, क्या तुम उन आग वाले कीड़ों को दोबारा बुला सकते हो जो तुमने पिछली रात इस्तेमाल किए थे? यॉन वो ने उस खतरनाक स्थिति में एक नया मौका ढूंढ निकाला था, एक ऐसा मौका जो या तो उन सबको बचा सकता था या फिर उन्हें और भी बड़ी मुसीबत में डाल सकता था। तो योन वू, केन और डॉयल छिपकली रानी की मांद के अंदर थे और बाहर कान छिपकली राजा हार्गन को उलझाए हुए था। डॉयल योन वू के कहने पर उन आग वाले कीड़ों, फ्लेम बग्स, को बुलाता है। योन वू ने पहले से ही वो विस्फोटक पाउडर तैयार कर रखा था जो उसने राक्षसों के शरीर के हिस्सों से बनाया था। उसकी योजना जितनी शानदार थी, उतनी ही बेरहम भी थी। रानी, जो अपने बच्चों, अंडों की चिंता में पागल हो रही थी, कुछ समझ पाती उससे पहले ही योन वू उस विस्फोटक पाउडर को अंडों की नर्सरी में फेंक देता है। फिर वो डॉयल को इशारा करता है। डॉयल के आग वाले कीड़े उस पाउडर पर जाकर बैठ जाते हैं और एक कान फाड़ देने वाला धमाका होता है। आग का एक ऐसा गोला उठता है जो पूरी नर्सरी को जलाकर राख कर देता है। रानी के सारे बच्चे, जो अभी पैदा भी नहीं हुए थे, एक ही पल में खत्म हो जाते हैं। रानी की दिल दहला देने वाली चीख पूरी गुफा में गूंज उठती है। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है और फिर वो विशालकाय रानी बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ती है। एक बॉस मॉन्स्टर मारा जा चुका था। डॉयल, जो ये सब देखकर हैरान था, तुरंत आगे बढ़ता है और रानी के सिर से हार्गन का ताज निकाल लेता है। मिशन का पहला हिस्सा पूरा हो चुका था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही रानी मरती है, बाहर लड़ रहे राजा हार्गन को अपनी रानी की मौत का एहसास होता है। उसका दुख एक भयानक, अनियंत्रित गुस्से में बदल जाता है। वो एक ऐसी शक्ति का इस्तेमाल करता है जिसे प्रीडेटर कहते हैं और अपनी मरी हुई रानी की सारी बची खुची ताकत को सोख लेता है। और फिर एक खौफनाक बदलाव शुरू होता है। हार्गन का शरीर बदलने लगता है। वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, मजबूत और खतरनाक हो जाता है। वो अपने दूसरे चरण, सेकेंड फेज में प्रवेश कर चुका था। उसके शरीर से आग की लपटें निकलने लगती हैं, जो इतनी गर्म थीं कि पत्थर भी पिघल जाएं। कान, जो अब तक किसी तरह उसे रोके हुए था, अब एक ऐसे दैत्य के सामने खड़ा था जिसे हराना लगभग नामुमकिन था। मांद के अंदर योन वू को भी इस भयानक ऊर्जा का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि उनकी योजना में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। तभी डॉयल उसे बताता है कि उसके पास एक खुफिया तरीका है जिससे वो दूर से ही कान के दिमाग से बात कर सकता है। ये सुनकर योन वू का दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह चलने लगता है। एक पल की भी चूक का मतलब था मौत। वो तुरंत एक नई और भी ज्यादा खतरनाक योजना बनाता है और डॉयल से उसे कान तक पहुंचाने को कहता है। बाहर हार्गन अपने नए रूप में दहाड़ रहा था और अंदर योन वू अपनी ड्रैगन आइस से उस नए और भी मजबूत दुश्मन की कमजोरी तलाश रहा था। एक हारी हुई बाजी को जीतने का एक आखिरी जानलेवा दाव अब खेला जाने वाला था। तो छिपकली राजा हार्गन अपनी रानी की मौत का बदला लेने के लिए उसकी बची हुई सारी शक्ति को सोखकर एक विशाल आग उगलने वाले दैत्य में बदल चुका था। उसका हीट वेव हमला इतना खतरनाक था कि पूरा इलाका पिघलने लगा था। कान, डॉयल और योन वू यानी केन अब एक ऐसे दुश्मन के सामने थे जो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और पूरी तरह से पागल हो चुका था। लेकिन योन वू ने पहले ही इस स्थिति का अंदाजा लगा लिया था। उसका दिमाग एक सेनापति की तरह चल रहा था। डॉयल के जरिए वो अपनी नई योजना कान तक पहुंचाता है। योजना सुनने में जितनी आसान थी, करने में उतनी ही खतरनाक। तीनों मिलकर हार्गन पर एक साथ बिना रुके अलग अलग दिशाओं से हमला करेंगे।
मकसद उसे मारना नहीं बल्कि उसे थकाना था, उसकी सहन शक्ति को खत्म करना था। और फिर टॉवर के इतिहास की सबसे शानदार लड़ाइयों में से एक शुरू होती है। कान अपनी पूरी ताकत और जोशीले स्वभाव के साथ सीधे हार्गन से भिड़ जाता है। डॉयल अपनी फुर्ती और समझदारी से हार्गन का ध्यान भटकाता है। और योनवू वो एक साये की तरह था। वो हार्गन के हमलों से बचता, उसकी कमजोरियों को ढूंढता और एकदम सही मौके पर अपने वैम्पिरिक डैगर से हमला करता। हर बार जब उसका खंजर हार्गन को छूता, वो सिर्फ उसे जख्मी नहीं करता बल्कि उसकी जीवन शक्ति को भी सोख लेता, जिससे हार्गन कमजोर होता जाता और योनवू और भी ताकतवर। ये एक ऐसा नाच था जहां मौत हर तरफ थी। हार्गन गुस्से में अंधा होकर अपनी सारी ताकत अपने हीट वेव हमले में झोंक देता है। आग का ऐसा बवंडर उठता है जो सब कुछ जलाकर राख कर सकता था। लेकिन यही वो गलती थी जिसका योनवू इंतजार कर रहा था। इतने बड़े हमले के बाद एक पल के लिए हार्गन पूरी तरह से खुला और कमजोर हो गया था। योनवू चिल्लाता है, अब। ये एक इशारा था कान और डॉयल के लिए, जो पहले से ही तैयार थे। अपनी पूरी ताकत से हमला करते हैं और योनवू एक बिजली की रफ्तार से हार्गन के सीने में अपना वैम्पिरिक डैगर घोंप देता है। वो खंजर अपनी पूरी शक्ति से हार्गन की बची खुची जिंदगी और ताकत को सोखने लगता है। हार्गन अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है, लेकिन आखिरकार वो विशाल दैत्य बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उन्होंने एक ऐसे बॉस को मार गिराया था जिसे हराना नामुमकिन माना जाता था। लड़ाई खत्म होते ही योनवू को एक शानदार इनाम मिलता है। उसके वैम्पिरिक डैगर ने ना सिर्फ हार्गन की जान ली थी, बल्कि उसकी सबसे खास स्किल हीट वेव को भी चुरा लिया था। हालांकि खंजर की अपनी शक्ति अभी कम होने की वजह से वो स्किल पूरी तरह से नहीं मिलती, बल्कि एक नए बदले हुए रूप में मिलती है, फ्लेम इन्फ्यूजन। ये एक ऐसी शक्ति थी जिससे योनवू और अपने किसी भी हथियार में आग की ताकत भर सकता था। लड़ाई के बाद जब वो तीनों उन बचाए गए कैदियों के पास जाते हैं तो एक अजीब घटना घटती है। कैदी कान और डॉयल को उनके निकनेम यानी ब्लड स्वॉर्ड और फॉक्सी टेल से पहचान लेते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन जब उनकी नज़र योनवू पर पड़ती है तो उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। उनमें से एक कैदी कान से कहता है कि उस नकाब वाले से सावधान रहना, वो इंसान नहीं लगता। ये सुनकर कान का खून खौल उठता है। वो उस आदमी को बुरी तरह डांटता है, तुम्हारी जान उसी ने बचाई है। जब तुम लोग खुद की बेवकूफ़ी से यहाँ फंसे थे तब उसने और डॉयल ने अपनी जान दांव पर लगाकर तुम्हें बचाया, और तुम उसे शुक्रिया कहने की बजाय उसके बारे में बकवास कर रहे हो। कान उसे मजबूर करता है कि वो योनवू से माफ़ी मांगे। इस दुनिया का नियम साफ था, कमज़ोर हमेशा ताकतवर के आगे झुकता है। लेकिन इस घटना के बाद उन बचाए गए कैदियों में से एक, जो उनका लीडर था, चुप करके कान के पास आता है। उसके अपने ही साथियों ने अब उसका साथ छोड़ दिया था। वो कान को एक नए खजाने का लालच देता है, ये कहते हुए कि उसे एक ऐसी जगह पता है जहां बहुत सारा कीमती सामान मिल सकता है। एक तरफ तो योनवू और उसकी टीम ने एक बड़ी जीत हासिल की थी, और दूसरी तरफ लालच और धोखे का एक नया खेल शुरू होने वाला था। तो छिपकली राजा हार्गन और उसकी रानी को हराने के बाद योनवू, कान और डॉयल उन बचाए गए कैदियों के पास लौटते हैं। लेकिन जहां हमारे हीरो जीत का जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरी ओर उन कैदियों के बीच एक नई साजिश जन्म ले रही थी। उनका लीडर, जिसने पहले कान को एक खजाने का लालच दिया था, अब अपने साथियों को भड़का रहा था। उसका कहना था कि इस खतरनाक दुनिया में जिंदा रहने के लिए उन्हें अपने बचाने वालों को ही लूटना होगा। उसने एक योजना बनाई थी कि रात में जब केन, कान और डॉयल सो रहे होंगे तो वो उनका सारा सामान और हथियार चुराकर भाग जाएंगे। लालच और डर ने उन पर इस कदर कब्जा कर लिया था कि वो एहसान का बदला भी एहसान फरामोशी से देने को तैयार थे। खैर, इस साजिश से अनजान योनवू, कान और डॉयल अपनी जीत के इनामों का बंटवारा करते हैं। जैसा कि तय हुआ था, कान और डॉयल हार्गन का ताज रख लेते हैं और बदले में वो हार्गन की मांद का मालिकाना हक, डीड ऑफ हार्गन्स लेयर, और बाकी बचे हुए सारे हथियार और सामान योनवू को दे देते हैं। योनवू उन चीज़ों को देखता है, ज्यादातर उसके काम की नहीं थी, सिवाय एक खास खंजर के जो उसके पुराने हथियारों से बेहतर था। लेकिन असली खजाना कुछ और ही था। और तभी वो रहस्यमयी व्यापारी एक बार फिर अचानक प्रकट होता है। वो सिर्फ टॉप रैंकर्स को ही दिखाई देता था, और उसका आना कान और डॉयल के लिए कोई नई बात नहीं थी। लेकिन योनवू को देखकर व्यापारी हैरान रह जाता है। यहाँ पर कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है, एक दिमागी खेल, एक सौदेबाजी। योनवू व्यापारी से अपनी मिली हुई चीजों को टोकन के बदले बेचने की बात करता है। व्यापारी उसे एक नया खिलाड़ी समझकर बहुत कम कीमत लगाता है, सिर्फ 150 टोकन। लेकिन योनवू अब कोई नौसिखिया नहीं था। उसे अपने भाई की डायरी से एक बहुत बड़ा राज पता था। उस मांद के अंदर सिर्फ हथियार ही नहीं, बल्कि एक बेहद कीमती मैजिक रिफाइनमेंट स्टोन भी छिपा था। ये एक ऐसा पत्थर था जिसकी टावर में बहुत ज्यादा मांग थी। योनवू व्यापारी की आंखों में आंखें डालकर कामली कीमत बढ़ाना शुरू करता है। 180, 200, 300।
व्यापारी के पसीने छूटने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि इस नए खिलाड़ी को उस पत्थर की असली कीमत कैसे पता है। आखिरकार यॉनवू 400 टोकन की मांग करता है और जब व्यापारी आनाकानी करता है तो वो उसे ये कहकर डराता है कि अगर सौदा नहीं हुआ तो वो इस पत्थर को यहीं छोड़ देगा और गुफा खत्म हो जाएगी, जिससे व्यापारी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। डरा हुआ व्यापारी आखिरकार मान जाता है और यॉनवू को पूरे 405 टोकन मिलते हैं। 5 टोकन व्यापारी का समय बर्बाद करने के लिए। इस सौदे से मिली दौलत से यॉनवू सबसे पहले अपने लिए एक नया बेहतर मास्क खरीदता है, घोस्ट्स वाइट फेस, जो ना सिर्फ उसकी पहचान छिपाएगा बल्कि उसकी मौजूदगी को भी दूसरों से छुपाएगा। ये सब देखकर व्यापारी को एहसास होता है कि यॉनवू ने उसे जानबूझकर वो कीमती पत्थर बेचा है। वो यॉनवू से पूछता है कि क्या उसे पता है कि टावर में क्या चल रहा है। यॉनवू कोई जवाब नहीं देता, लेकिन वो मन ही मन सब समझ जाता है। इतनी ज्यादा कीमत का मतलब था कि टावर में बड़े बड़े ग्रुप्स और क्लैन्स के बीच एक बड़ी जंग छिड़ने वाली है, जिसके लिए उन्हें हथियार बनाने के लिए ऐसे ही कीमती पत्थरों की सख्त जरूरत है। इस सौदे के बाद यॉनवू की रैंकिंग 150 से सीधे 52 पर पहुंच जाती है। अब उसके पास अगले ब्लॉक में जाने के लिए जरूरी टोकन भी थे। कान और डॉयल उसे अपने साथ आगे चलने का न्योता देते हैं, लेकिन यॉनवू मना कर देता है। वो कहता है, मैं अभी ब्लॉक एफ में नहीं जा रहा, मुझे एक और जगह जाना है। उसका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। उसकी नज़रों में अब ट्यूटोरियल का सबसे बड़ा और आखिरी हिडन पीस था, एक ऐसा राक्षस जिसका सामना करने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की थी। अब वो उस आखिरी चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार था। तो छिपकली राजा हार्गन पर मिली शानदार जीत के बाद कान और डॉयल यॉनवू केन की काबिलियत और उसके ठंडे दिमाग से इतने प्रभावित होते हैं कि वो उसे अपनी टीम में हमेशा के लिए शामिल होने का न्योता देते हैं। लेकिन यॉनवू, जिसका मकसद सिर्फ अपने भाई का बदला लेना है, विनम्रता से मना कर देता है। वो कहता है कि उसका अपना एक अलग रास्ता है। कान और डॉयल उसकी बात का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अफसोस होता है। वो दोनों यॉनवू की दोस्ती को बहुत अहमियत देने लगे थे। लेकिन जब ये तीनों अपनी जीत और भविष्य की योजनाओं पर बात कर रहे थे, तब अंधेरे में एक और, उससे कहीं ज्यादा घिनौनी साजिश रची जा रही थी। वो बचाए गए कैदी जिनकी जान इन तीनों ने बचाई थी, अब उन्हीं के खिलाफ हो गए थे। उनका लीडर, जिसका नाम बियन था, अपने साथियों को भड़का रहा था। वो कह रहा था, ये तीनों बहुत ताकतवर हैं, इनके पास कीमती हथियार और टोकन होंगे। अगर हम इन्हें लूट लें तो हमें ट्यूटोरियल में दोबारा किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। उनका लालच उनकी इंसानियत पर हावी हो चुका था। वो अपने बचाने वालों को ही अपना शिकार बनाने की योजना बना रहे थे। उन्होंने एक जाल बिछाने का फैसला किया, जहां वो कान को निशाना बनाकर उसे खत्म कर देंगे और फिर बाकी दोनों को भी लूट लेंगे। लेकिन वो एक बहुत बड़ी भूल कर रहे थे। वो भूल गए थे कि उनका सामना किससे है। यॉनवू, जो आग के पास खामोशी से बैठा था, सिर्फ बैठा नहीं था। उसकी बढ़ी हुई इंद्रियां, हाइटेंड सेंसेस, हर एक फुसफुसाहट, हर एक साजिश को सुन रही थीं। उसने उन गद्दारों की पूरी योजना सुन ली थी। उसकी आंखें, जो नकाब के पीछे छिपी थीं, बर्फ की तरह ठंडी और खतरनाक हो गईं। उसे इस दुनिया का एक और कड़वा सच समझ आ गया था। यहाँ दयालुता को कमजोरी समझा जाता है और शिकारी हमेशा ऐसी ही कमजोरियों की तलाश में रहते हैं। और फिर, इससे पहले कि वो गद्दार अपनी योजना को अंजाम दे पाते, यॉनवू ने अपना कदम बढ़ाया। वो बियन के पास जाता है, जो अपने साथियों को जाल बिछाने के लिए भेज रहा था, और बिना कोई चेतावनी दिए एक ही झटके में उसका गला काट देता है। खून का एक फव्वारा छूटता है और बियन की लाश जमीन पर गिर पड़ती है। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। कान और डॉयल हैरान रह जाते हैं। बाकी कैदी डर से कांपने लगते हैं। और तभी चारों तरफ से और भी दुश्मन, जो उन गद्दारों के साथी थे और घात लगाकर बैठे थे, बाहर निकल आते हैं। अब यह साफ हो चुका था कि यह सिर्फ एक छोटी मोटी चोरी की कोशिश नहीं थी, बल्कि एक बड़ा सोचा समझा हमला था। यॉनवू डरे हुए कैदियों की तरफ मुड़कर कहता है, अगर अब भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, तो चुपचाप वहीं खड़े रहो। उसकी आवाज में ऐसी ठंडक थी कि किसी की हिलने की हिम्मत नहीं हुई। कान और डॉयल को अब पूरी स्थिति समझ आ चुकी थी। उन्हें एहसास हो गया था कि अगर यॉनवू ना होता तो वो इस धोखे का शिकार बन चुके होते। एक बार फिर यॉनवू ने अपनी बेरहम लेकिन सटीक रणनीति से उन सबकी जान बचाई थी। अब वो सब दुश्मनों से घिरे हुए थे और एक और खूनी लड़ाई शुरू होने वाली थी। तो यॉनवू केन ने उन गद्दार कैदियों की साजिश का पर्दाफाश कर दिया था और अब वो सब दुश्मनों से घिरे हुए थे। ये दुश्मन, जिन्हें स्कैवेंजर्स कहा जाता था, सिर्फ लुटेरे नहीं थे, वो टॉवर के सबसे घिनौने अपराधियों में से थे। वो ना सिर्फ खिलाड़ियों को लूटते थे, बल्कि राक्षसों से मिलकर इंसानों की खेती तक करते थे, जहां वो पकड़े गए खिलाड़ियों को गुलाम बनाकर बेचते थे। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, यॉनवू एक बार फिर अपने असली खौफनाक रूप में आ जाता है। वो सिर्फ लड़ नहीं रहा था, बल्कि एक तूफान की तरह दुश्मनों को मिटा रहा था। उसकी रफ्तार और बेरहमी देखकर स्कैवेंजर्स के बीच भगदड़ मच जाती है। वो चीखने लगते हैं, ये भूत है, भागो! कुछ ही पलों में यॉनवू अकेले ही ज्यादातर दुश्मनों को ढेर कर देता है। बचे हुए स्कैवेंजर्स अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं, ये कहते हुए कि उन्हें तो सिर्फ हुक्म दिया गया था,
लेकिन यॉनवू की आंखों में कोई रहम नहीं था। वो उनसे पूछता है कि तुम में और उस छिपकली राजा हारगन में क्या फर्क है? कम से कम वो तो अपने परिवार के मरने पर रोया था, तुमने तो अपने ही जैसे इंसानों को बेचते वक्त जश्न मनाया होगा। ये कह के वो उन सब को भी खत्म कर देता है। इस पूरे कत्लेआम के दौरान कान और डॉयल सिर्फ खामोशी से देखते रहते हैं। वो सदमे में थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत लड़ाइयां देखी थीं, लेकिन इतनी बर्बरता और क्रूरता नहीं। यॉनवू का ये रूप देखकर वो बुरी तरह हिल जाते हैं। डॉयल यॉनवू से पूछता है कि वो इतना शांत कैसे रह सकता है, ये सब देखकर उसे तकलीफ क्यों नहीं होती। यॉनवू जवाब देता है, अफ्रीका के जंग के मैदानों में ये सब आम बात है, मुझे इसकी आदत हो चुकी है। उसका ये जवाब कान और डॉयल के दिल में एक गहरी खाई खोद देता है। उन्हें एहसास होता है कि वो और यॉनवू दो अलग अलग दुनिया के लोग हैं। जहां वो लोग दोस्ती और भरोसे पर यकीन करते थे, वहीं यॉनवू की दुनिया में सिर्फ एक ही नियम था, मारो या मरो। और तभी कहानी का सबसे भावुक और निर्णायक पल आता है। कान यॉनवू की तरफ देखकर कहता है, मैं ईमानदार रहूंगा, मुझे इन लोगों पर गुस्सा नहीं आ रहा। मुझे तुम पर हैरानी हो रही है, तुमने कभी हम पर भी भरोसा नहीं किया है ना? ये एक ऐसा सवाल था जिसने यॉनवू को भी एक पल के लिए खामोश कर दिया। उसे एहसास होता है कि कान और डॉय की दोस्ती और उनका गर्मजोशी वाला स्वभाव उसे अच्छा लगने लगा था, लेकिन वो अपने भाई के साथ हुए धोखे को नहीं भूल सकता था। वो जानता था कि इस खूनी टावर में किसी पर भी भरोसा करना मौत को दावत देने जैसा है। वो समझ जाता है कि उसकी और इन दोनों की दुनिया कभी एक नहीं हो सकती, और फिर वो फैसला करता है जिससे कान और डॉयल का दिल टूट जाता है। यॉनवू कहता है, हमारे रास्ते यहीं अलग होते हैं। ये सुनकर डॉयल, जो यॉनवू को अपना बड़ा भाई मानने लगा था, उसे रोकने की कोशिश करता है। वो चिल्लाता है, भाई तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन कान, जिसकी आंखों में गहरी निराशा और समझदारी थी, डॉयल को रोक लेता है। वो कहता है, उसे जाने दो, यही हम सबके लिए बेहतर है। कान समझ चुका था कि यॉनवू एक ऐसे रास्ते पर है जहां दोस्ती और भावनाओं की कोई जगह नहीं है। वो एक अकेला भेड़िया था और उसे अकेला ही रहना था। इस तरह एक दोस्ती जो टावर की सबसे मजबूत टीम बन सकती थी, भरोसे की एक छोटी सी दरार की वजह से शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। यॉनवू अपनी राह पर अकेला आगे बढ़ जाता है और कान और डॉयल उसे खामोशी से जाते हुए देखते रहते हैं। जैसे ही यॉनवू अकेला अपनी राह पर निकलता है, कान और डॉयल उसे जाते हुए देखते हैं। डॉयल को चिंता होती है, लेकिन कान उसे समझाता है कि यॉनवू के अपने कुछ बहुत जरूरी मकसद हैं और उन्हें उसके रास्ते में नहीं आना चाहिए। अब उनका अपना लक्ष्य भी साफ था। हारगन का ताज हासिल करने के बाद अब वो सिगराइड नाम के किसी व्यक्ति से मिलकर एक और हिडन पीस हासिल करने की योजना बनाते हैं, ताकि वो रैंकिंग में टॉप पर मौजूद भाई बहन एडोरा और फांटे को पीछे छोड़ सके। लेकिन उससे पहले उन्हें एक पुराना हिसाब चुकता करना था, अरंगदान के लीडर बिल्ड से। कहानी का रुख अब बिल्ड की तरफ मुड़ता है, जो अपने कैंप में बैठा गुस्से से उबल रहा था। उसे खबर मिलती है कि उसकी दूसरी टुकड़ी स्क्वाड 2 को केन, कान और डॉयल ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। वो समझ जाता है कि उसने इन तीनों की ताकत को बहुत कम आंका था। उसे शक होता है कि जिस तरह उसके ग्रुप अरंगदान को टावर का एक बड़ा ग्रुप एज़्योर स्वॉर्ड गिल्ड सहारा दे रहा है, उसी तरह शायद उस नकाबपोश के पीछे भी कोई बड़ी ताकत है। बिल्ड को डर था कि अगर उसके खुफिया कामों, जैसे कि इंसानों की खेती की खबर फैल गई, तो टावर के बड़े ग्रुप्स के बीच का नाजुक शांति समझौता टूट सकता है। इसलिए वो फैसला करता है कि अब वो कोई मौका नहीं लेगा। वो अपनी सबसे खतरनाक और इलीट टुकड़ी स्क्वाड 1 को उन तीनों को चुपचाप और हमेशा के लिए खत्म करने का हुक्म देता है। लेकिन बिल्ड अपनी चाल चल पाता उससे पहले ही कान और डॉयल सीधे उसके कैंप पर हमला कर देते हैं। कान बिल्ड को उसके निकनेम आयरन लायन से पुकारता है और उसे लड़ाई के लिए ललकारता है। एक बड़ी और भयंकर लड़ाई की शुरुआत हो चुकी थी। दूसरी तरफ यॉनवू अकेला पूर्व की ओर बढ़ रहा था। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आता है कि क्या उसे अपने साथियों की मदद के लिए रुकना चाहिए था, लेकिन वो अपने दिमाग से इस ख्याल को झटक देता है। उसका अपना मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा और जरूरी था। अगर वो यहां चूका तो शायद वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। वो ब्राउन प्लेन्स नाम के एक इलाके में पहुंचता है जो ऑर्क्स का गढ़ था। वहां पहुंचते ही वो एक ऑर्क को बड़ी आसानी से पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करता है। लेकिन वो किसी खजाने या हिडन पीस के बारे में नहीं पूछ रहा था। वो एक खास इंसान को ढूंढ रहा था, एक शिकारी जिसका घर कहीं बहुत ऊंचे पहाड़ पर था। यह शिकारी कोई आम इंसान नहीं था। वो टावर के सबसे दुर्लभ और शक्तिशाली हिडन पीस में से एक आकाशा का सांप, आकाशा स्नेक को खोजने की इकलौती चाबी था। यह सांप सिर्फ एक खास समय, खास माहौल और खास परिस्थितियों में ही प्रकट होता था, और उस शिकारी की मदद के बिना उसे ढूंढना नामुमकिन था। डरा हुआ ऑर्क यॉनवू को बताता है कि हाँ, दूसरे ऑर्क्स ने एक बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक घर देखा है, लेकिन आज तक कोई भी वहां नहीं पहुंच पाया है।
ये सुनकर यॉनवू के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे वो सुराग मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी। अब वो अपने सबसे बड़े मकसद की ओर एक और कदम बढ़ा चुका था। अगर इस वीडियो पे 1000 व्यूज आते हैं और 50 लाइक्स आते हैं तो मैं इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। टेक केयर।